हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पिछले सेशन में हमने एलसीएम एचसीएफ का पढ़ा था, इस सेशन में हम लोग स्क्वायर रूट क्यूब रूट को पढ़ेंगे, जिसे वर्गमूल घनमूल भी के नाम से भी जाना जाता है और ये आपकी यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग सीख लेते हैं, फिर आगे हम लोग प्रश्न पे बढ़ते हैं। पहले आपकी बेसिक चीज़ है घातांक। इसे सामान्य भाषा में घात भी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे हम लोग क्या कहते हैं? घात भी कहते हैं। अब घात होती क्या है? घात वो होती है जो किसी भी संख्या के सर पे हो, यानी 5 के सर पे कौन है? 2, यानी ये 5 की घात है। 5 पे 3, यानी 5 पे कौन है? यहाँ इस 5 के सर पे 3 है, तो यह इसकी घात है। ठीक, ऐसे 5 पे 4, तो कौन 5 पे के सर पे कौन है? 4 है, यानी यहाँ 5 पे 4 घात है। ऐसे 3 पर 6, यानी यहाँ कौन 3 के सर पे कौन है? 6 है, यानी 3 की घात कितनी है? 6 है। आई होप आप लोग घात समझ गए होंगे कि घात होती क्या है। किसी भी संख्या के सर पे जो लिखी जाए, उस पे दाहिने साइड जो सर पे लिखी जाए उसे हम घात कहते हैं। फिर आपकी होती है करनी। करनी क्या होती है? करनी वह होती है जो किसी भी संख्या मूल संख्या को करनी में व्यक्त करते हैं, और इसका सिंबॉलिक यानी इसका चिन्ह होता है ये, यानी इसको इस रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं और इसे हम लोग करनी कहते हैं। अब करनी ये हो गई। अब करनी डिसाइड कैसे होगी कि कौन सी घात की है? जैसे अब करनी में यहाँ कुछ भी न दिया हो, यहाँ के स्थान पे कुछ भी न दिया हो, तो वह घात कितने घात की करनी है? 2 घात की। 2 घात की, या वो कितने घात की है? यानी वह कह सकते हैं कि वर्गमूल निकालने की बात कह रहा है। अब यहाँ अगर यही यहाँ घात दे दी जाए ऐसे, तो कितने घात की? घनमूल निकालने की बात कह रहा है। किसकी? घनमूल निकालने की। यहाँ घात दे दी जाए तो घनमूल की, और फिर यहाँ 4 घात की दे दी जाए, तो ये जो होता है ये स्पेस यहाँ, तो ये करनी का ये घात बताता है। और अगर जो कुछ भी संख्या न दी हो तो वह 2 घात की करनी होती है। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने अभी कहा आप लोगों को कि करनी में घात पूर्ण रूप में भी हो सकती है और भिन्न के रूप में भी हो सकती है। तो जैसे अगर करनी में 4 है, तो इसे भिन्न में कैसे लिखेंगे? हमने कहा कि ये कितने घात की? 2 घात की करनी है, लेकिन इसे घात में व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे? 4 पे 1/2। 4 पे 1/2, यानी अब ये करनी जो है वो घात के रूप में व्यक्त हो गई। अब 3 घात की करनी है, तो इसे कैसे व्यक्त करेंगे? 3 घात की करनी में 27, इसे कैसे व्यक्त करेंगे? यानी 27 पे 1/3 कितने की? 1/3 की घात है। 27 पे 1/3 की घात है। अब 4 घात की करनी को कैसे व्यक्त करेंगे? 4 घात की करनी में 64, यानी इसमें 64 पे 1/4 की घात है, यानी 1/4 की घात है। कह रहा है कि जैसे अब देख लीजिए शब्द से वर्ग, तो यानी आप अगर जो मूल को ढक दें तो वर्ग, यानी वर्ग हुआ तो वर्ग घात ही बताता है। या घन, तो घन क्या बताता है? आपका घात बताता है। और मूल यानी वही बट्टी के रूप में, यानी आपकी करनी 2 घात की है तो उसे कैसे बदलेंगे आप? यानी 1/2 कर देंगे। 3 घात की है तो किसी संख्या पे तो उसे 1/3 कर देंगे। 4 घात की है तो उसे 1/4 कर देंगे। अभी इन सब का मान निकाला जाएगा। जैसे अब इसका मान तो आपको पता ही होगा कि इसका मान कितना होगा। सीधे करनी में 2 × 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा,
इसका, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका कितना 2 हो जाएगा। और इसका क्या होगा 3 गुणे 3 यानी 3 घात की करनी है, तो एक पेयर हो जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। और इसका 4 घात का है तो 4 गुणे 4 4 4 का 16 16 को 64 यानी 3 ही होगा। यानी आप इसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और इसे आप पेयर में 4 के बना लेंगे तो यहाँ, और बच गया आपका 2, ये 1 2 बच गया, यानी 2 गुणे 2 बाहर आ जाएगा और करनी में आपके 2 गुणे 2 रह जाएगा, यानी 2 दूना 4 या 4 घात की करनी में ये 4 हो जाएगा। तो इसे तो हम लोग प्रश्न में करेंगे। मैं आपको यहाँ बेसिक चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छी तरह से इसे आगे हम लोग अभी समझेंगे, पढ़ेंगे। अब कोई संख्या है, जैसे करनी में मान लीजिए a है और इसका गुणा करनी में b के साथ हो रहा है, इसका गुणा करनी में b के साथ हो रहा है। तो अब देखेंगे कि यहाँ भी घात समान है और यहाँ भी घात, और घात है कितनी 2 घात की करनी है। जब 2 घात की करनी रहती है तो उसमें घात नहीं लिखा रहता है, यानी ये भी इसकी भी घात समान है और इसकी भी घात समान है। तो इसे हम लिख सकते हैं करनी में a गुणे b। क्या लिख सकते हैं करनी में, क्योंकि दोनों की घातें समान हैं इसलिए दोनों संख्याओं का गुणा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लें कि करनी में 2 गुणे करनी में 5, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं करनी में कितना 2 गुणे 5 के, या 5 दूना 10, करनी में कितना 10, इसे हम लोग लिख सकते हैं। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेसिक चीज़ पे। अगर करनी में a गुणे दूसरी करनी में a ही दिया हो, यानी करनी में a गुणे दूसरे करनी में a दिया हो, तो आप इसे लिख सकते हैं करनी में a स्क्वायर लिख देंगे। और जैसे ही आप a स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 घात की करनी है तो a बाहर चला आएगा। क्या होगा a बाहर चला आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, करनी में 5 गुणे करनी में 5, तो क्या हो जाएगा ये इस बेसिस पे, ये हो जाएगा करनी में 5 का वर्ग। सेम इसी तरह, जैसे कहने का मतलब a और b है तो a और b में a गुणे b किया गया, तो यहाँ 5 गुणे 5 होगा, तो 5 का जब स्क्वायर हो जाएगा तो आपका एक बाहर कितना 5 आ जाएगा। क्यों 5 बाहर आएगा, ये बात हम लोग समझते हैं। जैसा कि इसे हम लोग लिख सकते हैं करनी में 5 गुणे 5, अब 2 का पेयर बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, ये तो 2 ही घात की करनी है इसलिए 1 5 बाहर आ जाएगा। ये भी एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे मैंने घात की बात की, तो जब ये करनी पर घात कितनी है 2 की, 5 पर घात कितनी है 2 की, और एक करनी की घात कितनी होती है, तो करनी की घात होती है 1/2, करनी की घात होती है क्या 1/2। अब जब घातों के साथ घातों का क्या होगा गुणा होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, तो किसके साथ गुणा होगा, तो 5 पे 2 गुणे 1/2, यानी 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो कितना बचेगा 5 पे 1 घात, 5 पे 1 घात, और 5 पे 1 घात का मान कितना होगा 5 होगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेसिक चीज़ पे। आपका जो अगला बेसिक्स होता है, यदि करनी में a बटे करनी में b हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं करनी में a/b के। अगर करनी में a हो बटे करनी में b हो, हाँ घात आपको देखनी है, यहाँ घात समान है, यहाँ भी घात समान है, तो यहाँ भी करनी की घात समान होगी। यही 3 घात हो तो यहाँ भी 3 घात होगी। ठीक, लेकिन रूल सब पर एक ही लगेगा, बस घात आपको देखनी है कि वो समान होनी चाहिए। अब करनी में मान लीजिए 6 हो और फिर करनी में आपका 3 हो, तो इसे हम लिख सकते हैं करनी में 6/3, या इसे काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा करनी में 2।
3 दूना 6 यानी करणी में 2 हो गया इसका मान। आप ऐसे इसे लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले बेसिक पर। जैसे कि आपका दिया हो करणी में, यदि आपका दिया हो कि करणी में x प्लस करणी में x प्लस करणी में x प्लस करणी में x, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटिव, ये सारी करणियाँ आगे तक हैं। तो कह रहा है कि इसके जो क्रमागत गुणनखंड है, इसके क्रमागत गुणनखंड, कोई भी एक संख्या ऐसे आई हुई है और अनंत तक आ रही है, तो उसके क्रमागत गुणनखंड अगर a और b हों तो a और b हों तो a बड़ा होगा किससे? b से। क्रमागत गुणनखंड a b हों तो a बड़ा होगा किससे? b से। और बड़ा गुणनखंड या इसका क्या होगा? a होगा जो धनात्मक होगा, a क्या होगा? a धनात्मक होगा और b क्या होगा? b ऋणात्मक होगा। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। आपका दिया है, मान लीजिए कि करणी में 6 प्लस करणी में 6 प्लस करणी में 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, और इसके 2 मूल ज्ञात करने के लिए कह दे या पूछ दे कि बड़ा मूल क्या होगा इस प्रश्न का, तो आप क्या करेंगे? इसके 2 मूल कौन हो सकते हैं? क्रमागत मूल। तो क्रमागत मूल आप 6 को देखेंगे तो 3 गुणे 2, ये इसके 2 क्रमागत मूल या गुणनखंड हैं, यानी 3 दूना 6। अब कह रहा है कि जैसे हमने पढ़ा था कि a बड़ा होगा किससे? b से। तो a बड़ा होगा b से, तो a का मान कितना हो गया? a का मान 3 हो गया, और b का मान कितना हो गया? b का मान 2 हो गया। लेकिन एक बात और हमने कही थी कि जब ये धनात्मक प्रोसेस में चले, यानी 6 प्लस फिर 6 प्लस 6 प्लस, तो पहला मूल तो धनात्मक होता है, लेकिन दूसरा मूल ये जो होता है, दूसरा गुणनखंड, वो आपका ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक इसी टाइप का और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, फिर उसे देखते हैं। जैसा कि आपका दे दे करणी में 12, हाँ, आपका दे दे 12 प्लस √12 प्लस √12 डैश डैश इन्फिनिटिव। तो कहते हैं कि इसका बड़ा मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका बड़ा मूल क्या होगा? इसके क्रमागत गुणनखंड क्या होंगे? 4 गुणे 3 क्या होंगे? 12 के क्रमागत गुणनखंड 4 गुणे 3, 4 3 12। अब आपको पता है कि a बड़ा होगा b से, तो a का मान कितना हो जाएगा? 4, और b का मान कितना? 3। लेकिन जब यहाँ प्रोसेस है प्लस का चल रहा हो, अभी ये बात आपकी समझ में आएगी कि मैं बार बार यहाँ क्यों कह रहा हूँ कि प्लस का प्रोसेस चल रहा हो। जैसे 12 प्लस √12 प्लस √12, तो ये b हमेशा निगेटिव होता है और a पॉजिटिव होता है। ठीक। अब इसमें प्रश्न और भी घुमा के पूछ दे, अगर पूछ दे कि इसका मूल निगेटिव मूल ज्ञात करें, यानी नकारात्मक मूल ज्ञात करें, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका जो है सेम इसी तरह दे कि अगर करणी में x माइनस करणी में x माइनस करणी में x माइनस डैश डैश ऐसे इन्फिनिटिव, जैसा कि इसके ठीक पिछले में हमने प्लस की बात की थी, x प्लस करणी में x प्लस करणी में x प्लस, ऐसा हमने बात किया था। ठीक। लेकिन यहाँ माइनस है, तो कह रहा है कि इसके क्रमागत गुणनखंड a और b हों तो a बड़ा होगा b से।
ए बड़ा होगा बी से, लेकिन ए का मान क्या होगा आपका निगेटिव होगा और बी का मान आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। चलिए इसे एक प्रश्न लेते हैं, उसके माध्यम से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे आप कहते हैं 15, जैसे प्रश्न आपका है करणी में 15 माइनस करणी में 15 माइनस करणी में 15 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। तो क्या होगा, इसका 15 का गुणनखंड क्या होगा, बड़ा 5 गुणे 3, 5 गुणे 3। चूँकि ए का मान बड़ा होगा, आपने कहा यहाँ ए का मान कैसे बी से बड़ा होगा, तो ए का मान आपका हो गया 5 और बी का मान कितना हो गया 3। लेकिन यहाँ अगर माइनस हो, यहाँ माइनस हो तो ए की वैल्यू क्या होती है माइनस होती है और बी की वैल्यू धनात्मक होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे इसके पिछले प्रश्नों में मैंने बार बार ये वैल्यू की बात की थी ए और बी की, तो उसमें क्या हो रहा था कि ए की वैल्यू धनात्मक हो रही थी और बी की वैल्यू ऋणात्मक हो रही थी अगर यहाँ प्लस का चिन्ह हो, लेकिन अगर माइनस का चिन्ह हो तो ए की वैल्यू माइनस में आएगी, बी की वैल्यू प्लस में आएगी। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले रूल पे। अगला चीज है यदि के बराबर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स हो तो के बराबर एक्स होगा। यहाँ इसके पहले वाले में हमने प्लस देखा, फिर माइनस को देखा, अब गुणे है, यानी अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनेटिव डॉट डॉट इन्फिनेटिव। तो के की वैल्यू क्या होगी एक्स होगी, के की वैल्यू एक्स होगी। जैसे के बराबर अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डैश डैश इन्फिनेटिव, तो के बराबर कितना 5, के बराबर कितना होगा 5 होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, और आप लोग मैथ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप साथ साथ नोट भी किया कीजिए। आप लोग नोट करने से और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और बेटर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी किया कीजिए। चलिए एक प्रश्न लेते हैं हम लोग। जैसे अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 3 अंडर रूट 4 और 4 अंडर रूट 5 में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है में बड़ा कौन है। यानी आपके सामने दे दिया जाए करणी में 3 करणी में 4, यानी ये 3 घात की करणी है। यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा गया है तो ये 2 घात की करणी है, यहाँ लिखा गया है तो ये 3 घात की करणी है, यहाँ 4 लिखा गया है तो ये 4 घात की करणी है। में कौन बड़ा है, यानी कैसे ज्ञात करेंगे, आप लेंगे अंडर रूट 3 फिर 3 अंडर रूट 4 फिर कितना 4 अंडर रूट 5, यानी ये 2 घात की करणी है, ये 3 घात की करणी है, 4 घात की करणी है। यानी 2 घात की करणी, 3 घात की करणी, 4 घात की करणी। अब 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जैसे कि पीछे हम लोग एलसीएम पढ़ चुके हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा तो आपका एलसीएम तो 12 हो गया, कितना हो गया एलसीएम 12 हो गया। यानी इन घातों का आपने एलसीएम ले लिया तो आप 12 घात की करणी में 3, अब इसका घात कितना है, इसका घात कितना है 2, 2 से भाग देंगे किसको 12 को, तो 6 दूना 12, यानी 3 पे कितनी घात 6, 3 पे कितनी घात 6 आ गई। अब यहाँ
12 की घात में 4 और इसकी घात कितनी है 3, तो 3 से इसको भाग देंगे 12 को, तो 4 3 12, यानी इस पे घात कितनी 4, इस पे घात कितनी 4, इस पे घात कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। अब यहाँ फिर आगे 12 की घात में 5, 12 की घात में 5, अब 4 से भाग देंगे इस पे, 4 3 12, 4 से भाग देंगे 12 को, किसको 12 को, तो 4 3 12, यानी कितनी बार चला गया 3 बार, तो घात कितनी 3। अब देखेंगे कि ये 12 घात में आपका कितना 6 है ना, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार, 3 3 6 एक और बार, यानी 5। यहाँ एक बार लिख लें और आगे से बढ़ा के इसे 12 घात की करनी में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 या 3 6, इतना हो गया। फिर यहाँ 12 घात की करनी में ये क्या हो गया, ये 4 कितनी बार 4 बार, तो 1 गुणे ये 4 गुणे 4 गुणे 4, और ये 12 घात की करनी में कितनी बार 3 बार, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ देखिए 12 घात की करनी में कितना 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27 27 त्रिका 81 और 81 त्रिका 200 300 8 त्रिका 24, यानी 81 81 त्रिका 243 और 243 गुणे 3, यानी 243 में कर देंगे तो 3 त्रिका 9 और 4 3 12 और 6 और 1 7, यानी 729 हो गया। अब ये कितना होगा 12 घात की करनी में, 4 चौका 16 16 चौका 64 और 64 चौका, तो 4 चौका 16 को 6 और 6 चौका 24 1 25, यानी 256। अब इसका 12 घात की करनी में 5 गुणे 5 यानी 55 25 और 125। अब देखिए घात भी समान हो गई, ये भी 12 घात की करनी में है, ये भी 12 घात की करनी में है, ये भी 12 घात की करनी में, यानी आपने इसे इसकी घातें जो अलग अलग थी उसे आपने समान घात कर लिया। अब तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि बड़ा कौन है, तो यहाँ आपका ये बड़ा है, वैल्यू इसकी 12 घात की करनी में 729 है, 12 घात की करनी में 256 है और 12 घात की करनी में 125 है, तो बड़ा तो यही हुआ ना 729। 729 किसका मान है, इसका मान है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि हमारा √3 क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा बड़ा होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि √3 ही वो बड़ी संख्या होगी इनमें। ठीक, आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के सेशन में हम लोग और जो परीक्षाओं में उपयोगी प्रश्न हैं उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें।